हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और उसमें हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने, क्योंकि एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ ली हैं, 9th क्लास में आपका एटम आया था सबसे पहले, जब आपने उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। उसके बाद 10th में आपने डिफरेंट के मॉडल्स पढ़े थे और एटम को समझा था। ओके, साथ ही इस एटम की इतनी सारी बातें की गई, उस एटम को आप और अच्छे से 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम आपका क्या होता था, जिसे आप क्या कह रहे थे कि कोई भी आपका पदार्थ है, जब हम मैटर की बात करेंगे यानी उसमें क्या है, द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। ओके, वो पदार्थ किन्हीं न किन्हीं छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। ओके, और वो छोटे कण, अगर हम कहते हैं कि वो सूक्ष्मतम है उस पदार्थ के लिए, यानी ऐसे सूक्ष्मतम कण की जिसको आप और छोटा नहीं कर पा रहे, इससे छोटे और पार्टिकल आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को आपने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था, यानी कि परमाणु। ठीक है, तो आपका चैप्टर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना जिसे आप कहते हैं। तो ये एटम आपका क्या हो गया? परमाणु हो गया। इस परमाणु की भी बात की जाए तो कितनी चीजें आपको पहले से पता है कि ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्या? पार्टिकल, यानी सूक्ष्मतम कण। दूसरा क्या कहा गया है इसको? इनडिविजिबल, यानी अविभाज्य। ओके, तो इन दोनों ही वर्ड में पूरे परमाणु की आपकी परिभाषा भी है और उसके बारे में आप सारी चीजें यहीं से समझ जाएंगे। पहला बोला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी इससे छोटा कुछ होगा नहीं। इनडिविजिबल है, यानी इसको आप अविभाज्य नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये सूक्ष्मतम हो गया। सबसे छोटा आप किसको कहेंगे? जिसको आप और छोटा नहीं कर पाओगे। मैं कह रही हूँ आपके पास कोई पदार्थ था, पदार्थ में क्या होगा? आपका द्रव्यमान होगा, आयतन होगा। इस पदार्थ को आप तोड़ रहे हैं अलग अलग पार्ट। ठीक है, आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए। अभी आप कह रहे हैं मैं इसका कोई एक पार्ट ले लूंगा इन दोनों में से और इसको फिर से इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, इसके और छोटे 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर इनमें से एक और ले लूंगा, इसमें इसके और छोटे 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से आप लेते जाएंगे और इनके अलग अलग टुकड़े करते जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैंने जब इसका फिर से एक बार क्या किया, विभाजन किया, और विभाजन में मुझे ऐसे कण प्राप्त हुए, जो ये ब्लू कलर के मैं बना रही हूँ, कि इनको फर्दर में डिवाइड नहीं कर पाई। यानी कि अगर इस एक पार्टिकल को मैं ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं उसको अब तोड़ नहीं पा रही, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो इसी को क्या नाम दिया गया था? एटम नाम दिया गया, यानी परमाणु नाम दिया। ओके, अब ये परमाणु सबसे पहले कहाँ से आया? तो एक भारतीय दार्शनिक हुए महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या कहा कि जिस चीज की, जिस वस्तु की आप बात कर रहे हैं कि इसमें द्रव्यमान है, यानी भार है कुछ न कुछ, साथ ही क्या है? आयतन, यानी ये ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। ठीक है, जिस पदार्थ की आप, ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं, वो पदार्थ किसी न किसी कण से तो मिलकर के बना हुआ होगा। और वो जब हम कणों की बात करेंगे कि जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है, वही सूक्ष्मतम कण आपके क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो ये परमाणु वर्ड शब्द सबसे पहले किसने दिया? आपके महर्षि कणाद ने ही दिया, जो कि एक भारतीय क्या थे? दार्शनिक थे। ओके, इनके बाद कात्यायन आए। और कात्यायन ने भी क्या कहा कि जो परमाणु, किसने बताया है? महर्षि कणाद जी ने बताया है, वो परमाणु आपका
ऐसे फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ठीक है। फ्री स्टेट में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, वो अपने आयंस के रूप में, आयंस क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, या फिर यौगिक के रूप में आपको मिलेगा, मॉलिक्यूल अणु के रूप में मिलेगा, अपने आप में परमाणु इस तरह से नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है, या स्वतंत्र अवस्था में आपको परमाणु यानी कि एटम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो दो भारतीय दार्शनिक आए, महर्षि कर्णाद और कात्यायन। महर्षि कर्णाद ने परमाणु की अवधारणा रखी, उन्होंने बोला कि परमाणु क्या है आपका, जिससे पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, यानी अगर बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेंगे, आपके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, ओके। दूसरा, कात्यायन ने बोला कि अगर मैं इस परमाणु की बात कर रहा हूं तो ये परमाणु अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये इस तरह से पदार्थ यानी कोई ना कोई यौगिक बना करके रह रहा होगा, आयंस के रूप में रह रहा होगा, लेकिन अपने आप में फ्री स्टेट में ये नहीं होंगे। इतनी चीजें आई। इसके बाद आए आपके डेमोक्रिटस, ओके, ग्रीक फिलोसोफर आए। उन्होंने क्या कहा कि जिस परमाणु की बात महर्षि कर्णाद ने की थी, उन्होंने भी वही बात कही कि हम पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण देखते हैं कि जो आपका फर्दर डिवीजन में नहीं जाता है, यानी जो यहाँ से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ओके। ये वाला हमने ब्लू वाला पार्टिकल क्या बोला इस मैटर का, कि ये आगे हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो क्या है, सूक्ष्मतम है यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और साथ में क्या है, इनडिविजिबल है यानी कि अविभाज्य है, वही कण क्या है, एटम है, ओके। तो ये डेमोक्रिटस ने बोला। इसके बाद क्या हुआ कि जो डेमोक्रिटस ने कहा था, ठीक है, उसी की अवधारणा किसने रखी, डाल्टन ने रखी। डाल्टन ने भी अपने परमाणु सिद्धांत दिया, और उस परमाणु सिद्धांत में क्या कहा कि एक किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होगा, और यानी एक सूक्ष्मतम कण का मतलब ये नहीं है कि किसी पदार्थ में एक ही सूक्ष्मतम कण होगा, ऐसे ऐसे सूक्ष्मतम कण होंगे जिनसे मिलकर के आपका क्या बन रहा है, पदार्थ बन रहा है। अगर मैं कह रही हूँ ये कोई पदार्थ है, तो इसमें पता नहीं कितनी संख्या में, लाखों अरबों करोड़ों संख्या में क्या होंगे, आपके एटम्स होंगे, और ये एटम आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जिसे आप कहते हैं बंध बना रहे हैं, और फिर किसका निर्माण कर रहे हैं, इस मैटर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ इस तरह से सूक्ष्मतम और अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होगा। अविभाज्य पर उनका मेन फोकस था कि उसको विभाजित नहीं कर पा रहे, यानी एटम ही सबसे छोटा है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ओके। फिर उन्होंने क्या कहा, ये एटम जो होता है, ठीक है, इस सिंगल एटम की बात की जा रही, ये आपकी अभिक्रियाओं में भाग लेगा। जैसे आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देखी, तो वहां पे आपने देखा कि एटम आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ओके। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि अब अगर आप एक एलिमेंट की बात करते हैं, एक तत्व की बात करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन एक आपका क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ये भी अपने आप में क्या है, अपना एलिमेंट यानी तत्व है, ओके। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बात करने पर हमें क्या दिखता है कि जो हाइड्रोजन है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसमें हाइड्रोजन के एक समान क्या होंगे, परमाणु होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात। अगर ऑक्सीजन के एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें भी एक समान क्या होंगे, एटम यानी कि परमाणु होंगे, और वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे, ओके। लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करूं, तो उन दोनों के परमाणु जो होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे, ऑब्वियसली होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा, और परमाणु में क्या क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, उसका कोई ना कोई साइज आकार होगा, तो वो उसमें भिन्नता रखेंगे, दोनों अलग अलग तत्व। हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा वो ऑक्सीजन के परमाणु से भिन्न होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में जितने परमाणु होंगे वो सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी एटम, ओके। तो इसमें कितनी चीजें आपकी क्लियर हो गई कि इतनी चीजें पढ़ ली हैं, एटम आपका सबसे छोटा पार्टिकल है, या जो मैटर है आपका वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है,
ओके, अविभाज्य इन्होंने नाम दिया था डाल्टन ने, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़े और जहां पर आपने क्या कहा कि जो आपका क्या होता है एटम होता है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी एटम के अंदर आपके न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, तो इतनी चीजें आपने वहां पर देखी। तो ये डाल्टन ने कहा, साथ ही उन्होंने क्या क्या चीजें बता दी आपको, इस तरह से अलग अलग तत्वों की बात कर दी, एक तत्व में किस तरह के परमाणु आपके हैं वो बता दिया है, और अलग अलग तत्व एक दूसरे से किस तरह से डिफर कर रहे हैं वो बता दिया। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, परमाणु का साइज यानी जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक एलिमेंट की बात करें तो जितना इस एटम का क्या होगा आपका परमाणु क्रमांक होगा यानी एटॉमिक नंबर होगा, वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक नंबर भी उतना ही। ओके, इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा इसके बारे में। यही हमने यहाँ पे पढ़ना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC, who were of the view that atom are the fundamental building blocks of matter. Okay? क्या कहा गया? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है? अगर मैं कहूं कि एक वॉल है, दीवार है कोई, ये दीवार किसी न किसी छोटी यूनिट से मिलकर के बनी होगी, तो वो छोटी यूनिट क्या हो गई इसके लिए? ये ब्लॉक्स हो गई या फिर ये ईंटें हो गई, जिनसे मिलकर के आपकी वॉल क्या हो रही है? बन रही। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है एक, कि जैसे घर बना होता है, घर अलग अलग किससे बना होता है? इस तरह से दीवारों से बिनकर बना होता है, और ये दीवार को आप क्या मान लीजिए? पदार्थ मान लीजिए, यानी आपका क्या हो गया? ये मैटर। ठीक है, ये मैटर किससे मिलकर के बना हुआ? इन एटम से मिलकर के बना हुआ। क्या हो गए? ये परमाणु हो गए। ओके, तो यानी जिस तरह से एक दीवार की सबसे छोटी इकाई उसकी एक ईंट हो गई, ठीक है, जिन ईंटों से मिलकर के वो बना हुआ है, उसी तरह अगर हम किसी पदार्थ की संकल्पना रखते हैं या हम पदार्थ के बारे में इमेजिन करते हैं, तो वो पदार्थ भी इस तरह से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर के बना हुआ होगा, और इसी बिल्डिंग ब्लॉक को आपका परमाणु यानी एटम कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका कोई छोटा सा मैटर अगर आप बात करेंगे कि आपने छोटा सा कोई पदार्थ लिया है, इसमें कितनी ही संख्या में आपके क्या होंगे? एटम्स उपस्थित होंगे। ओके, अगर मैं इस पेन की बात करूं कि ये एक क्या है? पदार्थ है, और ये किसी मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी मटेरियल से बना हुआ है, और मटेरियल के साथ साथ अगर हम इसको डिवाइड करते चले जाए तो हम इसको क्या कर देंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक टाइम हमें ऐसा मिल जाएगा कि जब हम कहेंगे कि ये इंडिविजिबल हो गया, यानी अब हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर हम देखते हैं तो इस पेन में जिसका साइज की बहुत छोटा है, इसमें आपके लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में क्या मिलेंगे? आपको एटम्स मिलेंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं एटम का साइज क्या हो गया? कितना छोटा हो गया, जिसको हम आंखों से तो देख ही नहीं पा रहे, साथ ही साथ लेंसेज से और माइक्रोस्कोप से भी देख पाना जिसको असंभव है। तो इतना छोटा आपका क्या होता है? एटम होता है। उस एटम के साइज की बात की गई, उसके द्रव्यमान की बात की गई लास्ट चैप्टर में आपके, उसी के बारे में हम और यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को डिवाइड करते जा रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले एक बॉक्स लिया था, एक मेटल लिया था, उसको हम डिवाइड करते चले गए थे, अलग अलग पार्ट तोड़ते चले गए थे, यानी सिंपल इस पेन को अगर हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं। इसके हमने पहले 2 पीस कर दिए, फिर हमने एक पीस लिया, उसको फिर हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया, फिर हमने एक छोटा पीस लिया, उसको हमने फिर से डिवाइड कर लिया, फिर इसका और छोटा पीस लिया, उसको और फर्दर डिवीजन में ले गए। ऐसे करते करते हम ऐसे क्या देखते हैं कि आपको एक पार्ट इसका ऐसा मिलेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे,
या इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे कि जो डिवीजन में अब नहीं जा रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहा गया, आपका एटम्स कहा गया। ओके, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल। अनकटेबल मतलब जिसको काट नहीं सकते, अनडिविजिबल कहा यानी जिसको तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, तो वही हो गया कि आप उसको काट भी नहीं पा रहे हो, इतना छोटा है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया आपको एटोमियो, जिसका मतलब क्या है, अनकटेबल, जिसको आप काट नहीं पा रहे, और नॉन डिविजिबल यानी जो अविभाजित है। ओके, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट proposed on a firm scientific basis by John Dalton. His theory, called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate particle of matter. ठीक है, यानी सबसे पहले जो साइंटिफिकली, जब हमने ग्रीक्स की बात की, डेमोक्रिटस की बात की, साथ ही हमने किसकी बात की, आपके महर्षि कणाद और कात्यायन की बात की, तो हमने क्या कहा, वो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने सिर्फ अपनी दर्शन की सोच के आधार पर, एक अवधारणा के आधार पर क्या रखा, परमाणु के बारे में बताया। लेकिन जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि आपके तत्वों में भी किस तरह से एलिमेंट जो हैं उनमें एटम्स या परमाणु होते हैं। फिर उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की कि वहां आपका एटम किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो इतना उन्होंने बताया, तो वो उनकी साइंटिफिक थ्योरी थी, और इसी थ्योरी को क्या कहा गया, आपका डाल्टन का एटॉमिक मॉडल कहा गया। ओके, तो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के आधार पर सबसे छोटी चीज क्या हो गई, परमाणु हो गई, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट है, जिसे पहले ही बता दिया, सबसे छोटी, और इनडिविजिबल है, क्या है, अविभाज्य जिसको आप कह रहे हैं। ओके, साथ ही क्या बोला गया कि एक कोई तत्व है अगर, तो उसके सारे परमाणु कैसे होंगे, समान होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे, और अलग अलग आपके तत्व हैं अगर, तो उनके परमाणु कैसे हो जाएंगे, अनआइडेंटिकल हो जाएंगे, या वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, इस तरह से। साथ ही क्या बोला, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में आपका क्या करते हैं, एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होते हैं, बनते नहीं और टूटते नहीं। ओके, इतनी सारी चीजें किसने बताई थी, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई थी। अब आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ओके, इस तरह एक एटम के बारे में डाल्टन ने बताया कि ये आपका एटम है, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, साथ ही क्या है, इंडिविजिबल है, जिसको कि आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे डाल्टन ने बताया। तो उनकी क्या थी, लिमिटेशंस थी उनके परमाणु सिद्धांत की, जिसमें कि सबसे पहली लिमिटेशन यही थी कि ये इंडिविजिबल तो नहीं है, अविभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं, और जो कि अलग अलग थ्योरीज में, जब अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, साथ में रदरफोर्ड का पढ़ा है, तो उसमें ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं कि इसमें न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स। ओके, तो वो आप यहाँ पर समझें। These establish that atoms can be further divided into subatomic particles, that is electron, protons and neutrons. ओके, क्या कहा गया, बाद में यह पता चला कि जो आपका एटम है, जिसके बारे में बात की जा रही है, कि जो इंडिविजिबल है, लेकिन वो इंडिविजिबल है ही नहीं, वो तो विभाजित होने लायक है। क्यों, क्योंकि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे और पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल क्या क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, और साथ ही क्या थे, न्यूट्रॉन थे। तो तीन तरह के पार्टिकल आप वहां पर पढ़ते हैं। अ कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। ओके, ये कॉन्सेप्ट था जो कि डाल्टन की थ्योरी से काफी डिफरेंट था। ओके, द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम वर to account for the stability of atom after the discovery of subatomic particles. अब क्या हो गया, एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आ गए, बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उनके आगे एक प्रॉब्लम आ गई कि उनको बताना था कि अगर एटम के अंदर इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ओके, फिर भी एटम अपने आप में स्टेबल कैसे है, वो स्थायित्व कैसे प्राप्त कर रहा है, या वो न्यूट्रल कैसे है।
जब उसमें इतनी तरह के पार्टिकल्स थे। तो ये उनके आगे समस्या आ गई। फिर टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्या आया प्रॉब्लम कि आप एलिमेंट को उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ गई। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड to understand the origin and nature of the characteristic of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms. Okay? तो क्या बताना था कि जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, जब एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, और जो रेडिएशन निकलते हैं एटम जो इमिट करता है वो उसके बारे में समझना था। तो इतनी चीजें क्या कर रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी उससे पहले, तो उसको समझना क्या था, जरूरी था साइंटिस्ट। ओके, और बाद में इनके लिए सबने अलग अलग थ्योरीज दी जहां पर सब कुछ बताया गया कि किस तरह से एटम स्टेबिलिटी गेन करेगा, आपका एटम न्यूट्रल कैसे है, ठीक है, और फिजिकल और प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो हमने अलग अलग पढ़ी। फिर आगे और फॉर्मेशन कैसे हुआ मॉलिक्यूल का एटम से वो पढ़ा। साथ ही आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन की बात की कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है कोई एटम या फिर इमिट करता है। तो इस सब की खोज हुई बाद में साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से मेन क्या है कि जो डाल्टन की थ्योरी थी उसकी यहाँ पर सीमा आपको दिख गई, यानी लिमिट क्या लग गई कि जो उन्होंने इनडिविजिबल वर्ड यूज किया था वो गलत यूज किया था। ओके, जबकि वो इंडिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिवीजन में जा रहा है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो उसके 3 पार्टिकल और दिखते हैं हमें, जिसमें कि आपका एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा प्रोटॉन आता है, तीसरा क्या आता है, न्यूट्रॉन। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, ये एटम के बारे में आपको बताया गया है थोड़ा सा कि आपका एटम होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। जिसको आपने इससे पहले आपने सिंपल क्या देखा था, एक गोला देखा था जिसको आपने एटम नाम दिया था डाल्टन के अकॉर्डिंग, ये आपका एटम था। डाल्टन के बाद जब अलग अलग साइंटिस्ट आए, आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा है आपने, उसके बाद रदरफोर्ड का आया, इन सब के आधार पर ये आपका परमाणु, ठीक है। तो परमाणु अभी क्या हो गया, ये पूरा अपने आप में क्या है, आपका एटम है, परमाणु। ओके, इस एटम में परमाणु में कितनी चीजें बताई गई हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वहीं जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, इस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ओके, अब इस एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है और कहाँ न्यूट्रॉन है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये आपने देखे हैं, अलग अलग मॉडल में ये सिद्ध हुआ है, प्रूफ हुआ है कि कहाँ पर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल स्थित है। तो वो आप आगे पढ़ेंगे जब उनके मॉडल्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है अपने, तो उसी के बेसिस पे जितना आपको पता है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका क्या एटम है उसमें सबसे हैवी पार्ट है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। एक भारी नाभिक होता है और उस नाभिक में यानी इस एटम और परमाणु का एक सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र में एक बिंदु होगा या केंद्र में क्या होगा, भार होगा, जिसमें क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, आपका एक आपका न्यूट्रॉन है जिसको यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है, और दूसरा आपका क्या है, प्रोटॉन है जिसको रेड कलर से दिखाया गया है। यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल आपके न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कहाँ, एटम के न्यूक्लियस में। जो आपका परमाणु है उसके नाभिक में क्या है, धनावेशित प्रोटॉन है और उदासीन न्यूट्रॉन है। तो धनावेशित और उदासीन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इन टोटल, तो यहाँ पर नाभिक में आपका क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो आप क्या कहते हैं कि एटम का जो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, दो चीजें हो गई क्लियर कि नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो उस नाभिक के चारों ओर इस तरह से क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं नाभिक के। ओके, तो यानी इन कक्षाओं में आपके क्या आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि अपने आप में क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ओके, कितनी चीजें समझ में आ गई। एटम जो कि आपका परमाणु है, उसमें नाभिक है सेंटर पॉइंट, उस नाभिक में यानी न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित प्रोटॉन है, और न्यूट्रल यानी कि उदासीन क्या है, न्यूट्रॉन्स है। वहीं पर आपके नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं, शेल्स हैं, उन शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आपके निगेटिवली चार्ज या आपके ऋणावेशित। ओके, इतनी चीजें आपको एटम के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपका एटम का एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया कि ऐसा आपका एटम यानी परमाणु अपने आप में दिखता है। यानी यहां से वो कॉन्सेप्ट डिलीट हो जाता है इनडिविजिबल वाला। ठीक है, जब आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे अगर क्वेश्चन में आएगा, तो तभी तो आपको बताना है कि हाँ वो इंडिविजिबल है। ऐसा किसने बताया, डाल्टन ने बताया। और क्या बताया, सूक्ष्मतम है। जो जो चीजें आपने डाल्टन के सिद्धांत में पढ़ी है वो सब बताएंगे। लेकिन जब आप उसके आगे बात करेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी है, तो वहां पर आप ये क्लियर करेंगे कि जो डाल्टन ने बताया था कि वो इंडिविजिबल है, ऐसा नहीं है। वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि क्या है, डिविजिबल है। उसको डिवाइड कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, जहां पर क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, तीन चीजें। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस तरह से आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आपका क्या है, ये एटम है अपने आप में पूरा। एटम में क्या क्या दिख रहा है आपको, ये जो सेंटर में दिख रहा है, यहाँ क्या होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इस तरह की जो आपकी कक्षकें दिख रही हैं, आपको कक्षाएं दिख रही हैं, इन कक्षाओं में क्या घूम रहे हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो ये आपके रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो आपका सेंटर में क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। तो इसमें की क्या है, आपका येलो और ग्रीन पार्ट दिख रहा है अलग अलग, जो कि आपके क्या है, ग्रीन पार्ट में आपका न्यूट्रॉन है और येलो पार्ट में प्रोटॉन है। ओके, बाहर आपकी कक्षाएं हैं न्यूक्लियस के, जिसमें कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ऑर्बिट्स का शेल्स जिनको बोलते हैं, उनमें आपके क्या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, किसमें, अपनी कक्षाओं में। उनकी कक्षाएं फिक्स रहती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, फर्स्ट वाली में। सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सेकंड में ही चक्कर लगाएगा। थर्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ थर्ड में ही आपका चक्कर लगाएगा। ओके, एटम जो होता है वो अपने आप में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि कैसा होता है, उदासीन होता है। ओके, एटम उदासीन कैसे हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन थे निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, यानी धनावेश भी था उसमें और ऋणावेश भी था। ओके, तो ये न्यूट्रल इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो धनावेश है यानी प्रोटॉन, उसकी मात्रा यहाँ उपस्थित ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर होती है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। इस वजह से आपका क्या हो गया, अपने आप में एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी कि उदासीन हो गया। ओके, तो ये आपका क्या है, एटम का स्ट्रक्चर। एटम कुछ ऐसा दिखता है, थ्री डायमेंशनल में अगर आप देखेंगे इसको, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। और आप बाद में आप क्या पढ़ते हैं कि ये ऑर्बिट नहीं होती है, ऑर्बिटल्स होती है, यानी कि एक आपका 3D पाथ होता है, जहां आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है
सर्कुलर पाथ नहीं होगा इसका, ऑर्बिटल इसका पाथ होगा। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, समझना है अच्छे से कि आपका क्या है, परमाणु कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी जिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आप कर रहे हैं, उनके चार्जेस की बात कर रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में आपका कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully. जिस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की हम बात कर रहे थे जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात का नियम भी हमने वहां पर पढ़ा था। साथ ही क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम भी हमने वहां पर पढ़ा था। इतने नियम पढ़े थे और हमने क्या कहा था कि ये नियम डाल्टन ने बहुत अच्छे से समझाए हैं। इनके एग्जाम्पल हमने लिए थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड के आधार पर इन सभी को हमने क्या किया था, समझा था। और हमें लगा था कि हाँ ये नियम कितने सही हैं, और जितने भी कंपाउंड हो मिल रहे हैं हमको, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, वो इन सभी रासायनिक संयोजन के नियमों का क्या करती है, पालन करती है और स्वतः ही करती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो अच्छे से डाल्टन की थ्योरी जो थी उसमें समझ में आती है। However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग लॉस तो बहुत अच्छे से समझा दिए, लेकिन जब क्या किया गया, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में आपने 7th 8th क्लास में जब चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आप इबोनाइट और ग्लास रॉड के सिल्क या फर के क्लोथ से क्या करते थे, रब करते थे, तो दोनों पे आपके चार्जेस आ जाते हैं, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो वो चार्ज कहाँ से जनरेट हुआ है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड इन द 20th century. However, in this section we will talk about only two particles, namely electron and proton. Okay, तो क्या हो गया कि जिस इनडिविजिबल पार्ट को लेकर आपका डाल्टन चल रहे थे कि एटम सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या हो गया, अलग अलग जब क्या हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, तो वो फेल्ड हो गया एक्सप्लेन करने में कि कैसे उन्होंने इंडिविजिबल बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आपके प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी। ओके, इस तरह से अलग अलग से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया गया, जिसको डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसीलिए उनकी थ्योरी यहाँ पर क्या हो जाती है, लिमिटेशंस दिखाती है कि किस तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या वहां इंडिविजिबल वर्ड क्यों यूज किया गया। ओके, देन इस सेक्शन जो हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई थी, प्रोटॉन की खोज आपकी किस तरह से हुई थी, उसकी बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, जल्दी से सब एटॉमिक पार्टिकल में ये नोट करेंगे, फिर हम आगे अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होता है, एटम होता है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है, जिसको कि डाल्टन नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मैंने क्या कहा, ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यानी जो एटम है उसके सेंटर में कुछ हैवी सा है। हैवी क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, हैवी किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और आपका न्यूट्रॉन भी है, जो कि कैसा है, न्यूट्रल, कि यानी उदासीन है। तो जब एक चीज न्यूट्रल हो गई, दूसरी पॉजिटिव हो गई, ओवरऑल अगर टोटल करते हैं दोनों का, तो हम क्या मान लेंगे, आपके न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं, और उन कक्षाओं में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कि अपने आप में क्या है, निगेटिव चार्ज। ओके,
अगर हम टोटल एटम की साइज की बात करें तो ये कक्षा से लेकर इस न्यूक्लियस तक की बात करते हैं। ओके, न्यूक्लियस अगर हम पूरे एटम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, या सिर्फ प्रोटॉन की बात होगी या फिर सिर्फ न्यूट्रॉन की बात होगी, उसमें इन सभी चीजों की बात होगी अपने आप। ओके, तो आपका एटम का साइज क्या हो गया, जो पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके उसका साइज है वही एटम का साइज है। एटम का साइज क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस से बड़ा है। न्यूक्लियस अपने आप में क्या है, न्यूक्लियस छोटा है एटम के साइज। ठीक है, तो कितनी चीजें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो साइज है वो इलेक्ट्रॉन के साइज से क्या है, बड़ा है। इलेक्ट्रॉन का साइज कैसा है, छोटा है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो साइज है वो बड़ा है इलेक्ट्रॉन के साइज। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो साइज है, साइज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरा, जो न्यूक्लियस का साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस साइज इज लेस देन, मच लेस देन ऑफ एटम साइज। या आप क्या लिख सकते हैं कि जो एटम का साइज है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के साइज से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े हो गए इलेक्ट्रॉन से साइज में। और दूसरा, जो आपका न्यूक्लियस का साइज है वो ओवरऑल एटम के साइज से कैसा है, छोटा है। न्यूक्लियस छोटा है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस छोटा होगा। और कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज क्या मिल रहे हैं आपको, प्रोटॉन मिल रहे हैं, और न्यूट्रॉन कैसे हैं आपके, न्यूट्रल है। ओके, तो इतनी चीजें हमने आज किसके बारे में पढ़ी, एटम के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई, किस प्रकार हुई, उसके बारे में समझेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने एटम के बारे में एक जनरल आइडिया लिया कि आपका एटम यानी परमाणु कैसा होता है। जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपने 9th 10th क्लासेस में पढ़ा था, उसी के आधार में, या फर्स्ट चैप्टर में आपने थोड़ा एटम के बारे में पढ़ा था, उस आधार में हमने परमाणु को थोड़ा और अच्छे से समझा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, और अपने नए सेशन में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।